हो गया। सुनिए, इस चैप्टर के अंदर वर्क पावर एनर्जी में हमें पढ़ना है वर्क, पहला टॉपिक है, जिसमें वर्क्स को हम पहले तो डिफाइन करेंगे, वर्क होता क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, छोटा छोटी चीज मतलब जो पढ़ चुके वही बात है। फिर हम फोर्स दो उसमें लेंगे, एक कांस्टेंट फोर्स होगा, एक वेरिएबल फोर्स, दोनों के लिए वर्क कैसे डिफाइन होगा, वर्क की कैरेक्टरिस्टिक, जैसे वर्क कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कब जीरो होता है, कुछ पर्टिकुलर उसके एग्जाम्पल देखेंगे, न्यूमेरिकल किया जाएगा। फिर अगला टॉपिक है एनर्जी का। एनर्जी में हमें मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है। एनर्जी तो बहुत सारी होती है, तो ऐसा नहीं कि सारी एनर्जी पढ़ लेनी है। हम यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिक्स के अंदर हमें पता है कि कौन सी एनर्जी पढ़नी है, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आती है और पोटेंशियल एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पूरा वेल डिफाइन किया जाएगा, न्यूमेरिकल होगा, कैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² आया है, इस चीज़ों पे भी बात किया जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इस पे भी बात करेंगे, बट देखेंगे कहाँ तक कवर हो रहा है आज। बाकी काइनेटिक एनर्जी में हमें एक थ्योरम पढ़ना होता है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि तुम पढ़ चुके होगे 11 में, तुम्हें पता होगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, वर्क पावर और एनर्जी है, तो वर्क एनर्जी हमने पढ़ लिया है, बस अब बचा इसमें क्या है, पावर। अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो इसमें जैसे हम डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे कि ये डिफरेंट हाइट पे रखा हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, न्यूमेरिकल इस पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। फिर एनर्जी हो गया है तो हमारे पास अगला क्या बचेगा, पावर। छोटा सा टॉपिक है पावर, इसमें भी हम वही सारी चीज़ें देखेंगे। पावर के अंदर फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन, पावर का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन पे बात किया जाएगा। ठीक है, अब यही 3 चीज़ मेन है। इसके बाद से हमारा इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक बचता है जिसका नाम है कोलिजन। ठीक है, कोलिजन इसी चैप्टर के अंदर आता है, तो कोलिजन पढ़ेंगे, क्योंकि कोलिजन में हमें मैकेनिकल एनर्जी को ही लेके चलना होता है। कोलिजन में डिफरेंट टाइप्स के कोलिजन होते हैं, जैसे इलास्टिक की बात करें, हम इन इलास्टिक की बात करेंगे, हम परफेक्टली इलास्टिक की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे कोलिजन के टाइप्स बन सकते हैं। तो अभी मैं तीन ही कोलिजन के बारे में लिखा हूँ, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अब इसमें किसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, किसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, किसमें दोनों कंजर्व होगा, ये सारी चीज़ें उसके डिफिनीसन और उससे देखा जाएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल कैसे बनेगा कोलिजन का, इस पे भी बात किया जाएगा। तो बस यही छोटा सा चैप्टर है, इतनी चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर बहुत कुछ अंदर जाएगा तो छोटी छोटी पॉइंट्स जाएंगे, मेन हमारा इतना ही है इस चैप्टर का फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्क। ठीक है, वर्क क्या है, कैसे आपको पता चलता है कि बॉडी ये बॉडी वर्क कर रही है, हम कैसे फील करते हैं। अगर बॉडी, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ तो ये बॉडी मूव कर जाएगी। हो सकता है नहीं भी करे, नहीं भी कर सकता है, नहीं कर रहा है, दोनों केस में मैं इस पे वर्क तो कर ही रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि सर वर्क तभी होगा जब बॉडी मोशन में हो, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर बॉडी जब मोशन में हो इसका मतलब वर्क कर रहे हैं हम, क्योंकि आपने वर्क का फॉर्मूला थोड़ा बहुत रिकॉल किया तो दिमाग में आएगा, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी तो वर्क हो रहा है। ठीक है, हम मान रहे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी वर्क हो रहा है, मगर ज़रूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट हो तो ही आप वर्क कर रहे हो। वर्क आप कर रहे हो बट आपका वर्क उस पर इफेक्टिव नहीं हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा पा रहा है। ठीक है, तो वर्क का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने बोला क्या वर्क लिखना है ना हमें कि वर्क होता क्या है। तो एक लाइन में अगर हमसे कोई पूछ दे वर्क क्या है तो क्या बोलेंगे, कुछ भी अपने लैंग्वेज में बताओ, वही चीज़ लिख दी जाएगी। बोलो भाई, नहीं पता है। When a force act on a body, then body move or not. In both cases, we say that work on a body. अभी ये तो बस ऐसे मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया, मतलब इफ फोर्स मूव द बॉडी,
तो भी क्या होगा, वर्क डन होगा। ए फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन केवल हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब केवल फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, लग रहा हो बट उससे बॉडी मूव नहीं कर रही है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है जैसे मान लो मैंने एक ब्लॉक बनाया और इस ब्लॉक को मैंने ऐसे रख दिया है किसी एक हॉरिजॉन्टली सरफेस है, प्लेन सरफेस पे रख दिया और मैंने इस पर फोर्स अप्लाइड किया बट बॉडी मूव नहीं कर रही है, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है इस पर कि यहीं पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स आर अप्लाइड और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाए तो भी फोर्स है, नहीं मूव करे मूव कर गया तो भी वर्क डन है, और नहीं मूव किया तो भी क्या है, वर्क डन। तो ये फोर्स मूव्ड बॉडी, अगर फोर्स बॉडी को मूव करा दे रहा है तो वर्क डन है ही है। इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स आर एप्लीकेबल, इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आर एप्लीकेबल देन तो भी क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि जहाँ पे पॉइंट, जिस पॉइंट पे फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक, तो अब यहाँ से हमने देखा क्या कि ये जो वर्क डन है, अब इस वर्क डन को हम निकालने के लिए हम फोर्स की बात कर रहे हैं कि फोर्स हमारा यहाँ पे बॉडी को मूव करा रहा है। तो ये फोर्स हमने पता है कि फोर्स कितने टाइप के हमने पढ़े हैं, 2 तरह के। वैसे मतलब फोर्स तो बहुत तरह के होते हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स ये सब फोर्स नहीं। फोर्स अगर देखें तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता है, और एक क्या होता है, वेरिएबल। तो दोनों के लिए अलग अलग वर्क डन होगा, एक कांस्टेंट फोर्स और एक वेरिएबल फोर्स के लिए। तो फॉर कांस्टेंट फोर्स, अगर हम कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो इसके लिए हम देखेंगे वर्क डन कितना होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए देखें तो हम कांस्टेंट फोर्स के लिए डायरेक्ट लिखते हैं वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी इनटू लिख रहे हैं, डॉट वोट मत लिखो, अभी बस ओनली क्या लिखा हूँ मैं, इनटू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने लिख दिया, इसको ऐसे लिखा, फोर्स जितना आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया इनटू में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये वर्क डन का फॉर्मूला बन गया यहाँ से। तो वर्क डन जो फोर्स हमने लगाया बॉडी पे और बॉडी जहाँ से मूव कर गई, मतलब सपोज दैट ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे हमने फोर्स लगाया है F और बॉडी यहाँ से मूव करते हुए कितना डिस्टेंस चल गई है, D। तो ये डिस्टेंस D हो गया, बॉडी का मास कितना रहा, M। इतना डिस्प्लेसमेंट हो गई बॉडी के अंदर। ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ से हम इसी फॉर्मूले को, वर्क डन के फॉर्मूले को क्या लिखेंगे, F इंटू में कितना हो जाएगा, D। ये क्रॉस नहीं है, इंटू है। ठीक है, तो F इंटू डी, आप चाहें तो ये क्रॉस मत हटा के ऐसे लिख दो, F इंटू डी। अब यहाँ से वर्क डन मिल गया। अभी यूनिट नहीं, कुछ नहीं, एक ही बार पहले पढ़ लो। कांस्टेंट फोर्स हो गया, अब किस बात पे आते हैं, वेरिएबल फोर्स के लिए। अगर हम वेरिएबल फोर्स के लिए आएंगे तो क्या होगा, फोर्स अगर वेरी करेगा, फोर्स वेरिएबल हो गया तो क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगा सर, फोर्स वेरिएबल हो गया। तो एक बात सोच के देखो, तुम्हें याद होगा कि फोर्स जब वेरिएबल होता है तो हम इंटीग्रेशन के पार्ट में आते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल स्मॉल इंटरवल का लिया जाता है। तो क्या हम इसी वर्क डन को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ F तो रहेगा ही, बस ये डिस्प्लेसमेंट क्या dx लिख दिया जाएगा। अब कहाँ से कहाँ कर रहे हो वो बात यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करके हम लिख सकते हैं। बस दिमाग में रखना है कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हम ये करेंगे। अभी ग्राफिकल मेथड में चलेंगे तो ये बात क्लियर समझ में आएगी। फिर अगर हम आपसे बात करें, सपोज करिए कि इफ़ फोर्स आर इंक्लाइंड, कोई भी फोर्स हो, चाहे वो वेरिएबल हो और चाहे वो कैसा हो, कांस्टेंट हो, दोनों में से कोई भी फोर्स हो, बट वो इंक्लाइंड है, बॉडी पे जो फोर्स लग रहा था अभी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा था, बट सपोज दैट ये बॉडी ऐसे रखी है और इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स कुछ यूं हो गया, मतलब इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से कितना एंगल बना लिया, थीटा। तो फॉर इंक्लाइंड फोर्स, ठीक है, इंक्लाइंड फोर्स, इसके लिए वर्क डन निकालना है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, इंक्लाइंड फोर्स के लिए अगर निकालेंगे तो बॉडी ऐसे इस पे फोर्स अगर लगाएगी तो क्या इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F cos थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है F cos थीटा और F sin थीटा में F cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवेबल, मतलब बॉडी को मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये तो ऊपर हैंग करेगा, तो जाहिर सी बात है cos थीटा ही सरफेस पे लेके चलेगी। तो इसी फोर्स को इंक्लूड करेंगे तो वर्क डन तो हमारा पढ़ा है क्या होता है, फोर्स इनटू में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से बॉडी अगर यहाँ जा रही है
इस हॉरिजेंटल सरफेस पे बॉडी अगर यहाँ पहुँच गई है तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, d। तो डिस्प्लेसमेंट d, और फोर्स कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, f cos थीटा। तो f cos थीटा इंटू डी, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f d cos थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर के साथ अगर cos थीटा आता है तो उनके प्रोडक्ट को स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। मीन्स क्या हम इस फॉर्मूले को f डॉट डी लिख सकते हैं। ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई, मतलब एक वेक्टर और एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर अगर हमें स्केलर दे रहा है तो इसका मतलब इसके साथ cos थीटा आया होगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये हमारा वर्क डन का फाइनली फॉर्मूला बन गया। अब चाहे हॉरिजेंटल हो चाहे इंक्लाइंड हो, कैसा भी फोर्स हो हम उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। बट हाँ, अगर वेरिएबल है तो बस उसी चीज़ को हमें क्या कर देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। मतलब अब अगर इंक्लाइंड में ही वेरिएबल आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे वर्क डन का फॉर्मूला, एफ डॉट डी एक्स। समझ रहे हो, ये डॉट बन जाएगा। पहले केवल तो लिख दिया ना एफ डी एक्स करके, अब केवल क्या लिखेंगे, एफ डॉट डी एक्स। मगर देखो ध्यान से, अब तुम सोच रहे हो कि सर कब ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। नहीं, मेरा तो मेन फार्मूला यही होता है, मेरा तो मेन फार्मूला यही होता है, क्योंकि देखो इसमें दोनों आ गए ना। आपने इंक्लाइंड किया मगर लिया कौन सा, हॉरिजेंटल वाला। तो इसमें हमें कहीं पे भी हॉरिजेंटल हो, इंक्लाइंड हो, वर्टिकल हो, कोई भी हो, क्या सब इंक्लूड हो गए। तो मेन तो फॉर्मूला यही बन गया। बस अब एंगल पे खेल लो भाई, थीटा अगर 0 कर दोगे तो हॉरिजेंटल हो जाएगा, थीटा अगर 45 कर दोगे तो इंक्लाइंड हो जाएगा। तो मेन फार्मूला हमारे लिए तो यही बन जाएगा, एफ डॉट डी वाला ही। तो ये तो बस समझने के लिए था कि हम बेसिक कैसे लेके चले थे, क्योंकि हमने देखा था ना कि बॉडी को मूव करा रहे हैं तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन आएगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ये यहाँ से बस आइडिया लिया गया था, बट ये फाइनली फार्मूला बन गया एफ डॉट डी। अब इसको लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, नेचर ऑफ वर्क को, कि वर्क का नेचर कैसा होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा को 0 रखते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए, वर्क डन क्या आएगा, एफ डॉट डी क्या cos 0 आएगा, और cos 0 क्या 1 होता है। तो ओनली वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, एफ डॉट डी था ना, तो एफ डॉट डी को खोलने के लिए क्या एफ डी cos थीटा लिखेंगे, एफ डी cos थीटा cos 0 हो गया। अब केवल क्या आएगा, एफ डी। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ऐसे वर्क को क्या हम पॉजिटिव वर्क कह सकते हैं क्या, क्योंकि आंसर किस में आएगा, इसमें हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ऐसे वर्क डन को क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव। क्यों इसको पॉजिटिव बोला गया, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। थीटा 0 क्या है, थीटा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब क्या है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 है तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, अरे फोर्स भी इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। समझ रहे हो इतनी बात। अगर थीटा 0 है, जैसे दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 कब होगा, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो। अगर एक वेक्टर ये फोर्स इधर है बट डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया तो क्या ये दोनों के बीच में एंगल 180 हो जाएगा क्या, समझ रहे हो। मतलब अभी अगर थीटा 0 है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। आइडिया कैसे लोगे, अब मैं बोलूँ पॉजिटिव वर्क डन तो तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि फोर्स भी उधर ही लग रहा होगा जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही फोर्स होगा। समझ गए हो। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ एक एग्जाम्पल बताओ, क्या हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल पॉजिटिव वर्क डन का। हाँ कुछ भी, पुलिंग कार्ट, घोड़ा गाड़ी को खींचता है ना, पुलिंग कार्ट, क्या घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो फोर्स तो उधर ही लगाता है ना जिधर उसको खींचना होता है। पुलिंग कार्ट, मान लो ट्रेन इंजन को चला रहा है तो फोर्स आगे लगा रहा है तभी तो चल रहा है। कोई भी चीज़ जो इंजन से वर्क कर रही हो, ठीक है। बट सपोज करो पुलिंग कार्ट हो गया ये, ठीक। अब ऐसे करके तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई, कोई भी, जैसे ये भी क्या है हमारा पॉजिटिव वर्क, ये भी क्या है पॉजिटिव वर्क, ठीक है। कुछ भी जिस पे तुम फोर्स लगाओ और सीधे चलने लगे, उसी डायरेक्शन में चले जिधर तुम फोर्स लगा रहे हो, वो सब। जैसे पुलिंग कार्ट हो गया, इंजन का कार गाड़ी हो गई,
ट्रक हो गया, साइकिल हो गया, सबके लिए तुम फोर्स सेम लगाते हो, वो आगे ही चलता है। जैसे ठेला गाड़ी है, उसको तुम धक्का दोगे आगे तो आगे जाएगा, पीछे खींचोगे तो पीछे आएगा, जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही जाएगा। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसको हम पॉजिटिव वर्क के केस में रख सकते हैं। बट सपोज करो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। थीटा को कितना रखेंगे हम, 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो क्या वर्क डन हो जाएगा 0। क्या इसको 0 वर्क बोलेंगे, जैसे पॉजिटिव वर्क था ये कैसा वर्क कहलाएगा, 0 वर्क, ठीक है, वर्क ही 0 हो गया। अब वर्क 0 कब होता है, जब थीटा 90 हो। अभी ऐसा कब होगा बताओ, ऐसा कब होगा, हाँ तो कुछ एग्जाम्पल मैंने पूछा है। फोर्स परपेंडिकुलर तो हो रहा है, जैसे इसमें देखो मैं बोलूँ फ्री फॉल का केस भी पॉजिटिव वर्क होता है ना। किसी ऑब्जेक्ट को अगर तुम ऐसे छोड़ दो तो फोर्स किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, तो क्या पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे इसके तमाम एग्जाम्पल हैं, तो उसमें भी तो कुछ एग्जाम्पल होगा। 0 कब होगा, आपने पढ़ा होगा भाई, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो कि कूली सर पे सामान लेके जाता है तो उसका वेट कहाँ होता है और चलता किधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया। तो भाई इस बोझ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और उसने फोर्स किधर लगाया, नीचे, तो जाहिर सी बात है वर्क डन कितना होगा 0, ठीक है। किसी बॉडी को तुम लिफ्ट, अब कूली वर्ड हटा दो, मैं बोल रहा हूँ किसी बॉडी को तुम लिफ्ट कर रहे हो और तुम्हारा मूवमेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो, बस लिफ्ट कर लिए, पेन मैंने उठा लिया और उठा के मैं इधर चल रहा हूँ, तो इसका मतलब कितना वर्क कर रहा हूँ 0, क्योंकि मैंने जब इसको उठा लिया तो अब इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, अब बस उठा के लेके चल रहा हूँ। इस एक बोझ है तो इसको उठा के अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो इसने वर्क किधर, फोर्स कितना किया है, नीचे की तरफ। भाई ये तो इसका वेट ही तो उठाया हूँ, तो इसने वर्क डन अगर देखा तो फोर्स देखना पड़ेगा। तो अब मैंने इस पर ऐसे फोर्स नहीं लगाया, मैंने इसको लिफ्ट किया है। लिफ्टिंग में केस क्या हो जाएगा, ग्रेविटी वाला कंडीशन आएगा, और ग्रेविटी के कंडीशन में हम केवल क्या लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट या तो फॉरवर्ड होगा या तो बैकवर्ड होगा। मिस इस केस में हमेशा एग्जाम्पल में क्या आएगा, फॉर लिफ्टिंग बॉडी, समझ गए। अगर लिफ्टिंग बॉडी होगा तो वर्क डन क्या होगा 0, ठीक है। इफ थीटा इज 180 डिग्री, तीसरा केस बताना, तो क्या हम वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 करेंगे, और कॉस 180 -1 होता है, देन वर्क डन कितना आएगा -FD। क्या इसको निगेटिव वर्क बोलेंगे, निगेटिव वर्क 3 तरह के नेचर दिखाई दिए आपको। निगेटिव वर्क कब होगा, थीटा भी मैंने बताया, जब फोर्स इधर हो, डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। और ऐसा कब होगा, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में कब हो सकता है, आप सोच के देखो। हाँ कुछ टग ऑफ वॉर में भी हो सकता है। तुम अरे भाई फ्रिक्शन फोर्स, नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। भाई ये बॉडी अगर आगे मूव कर रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा ना। तो फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क किया, मैंने पढ़ाया आपको, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, याद होगा आपको। हॉरिजॉन्टल वाला मैंने आपको बताया था ना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। तो इसमें अगर बॉडी नीचे मूव कर रही है, नीचे आ रही है, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्या पीछे लगेगा। तो बॉडी का मूवमेंट इधर है तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो गया, और फ्रिक्शन किधर लगा, ऊपर। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, चाहे अप्लाइड ब्रेक, किसी गाड़ी पे आपने ब्रेक मार दिया, तो ब्रेक लगाया, क्या लिया, गाड़ी आगे चल रही थी, आपने ब्रेक लगाया मतलब आप पीछे खींचना चाह रहे हो, तभी तो ब्रेक लगा रहे हो। किसी बॉडी पे ब्रेक का मतलब क्या होता है, डी एक्सीलेट करना। तो समझो मान लो एक ठेला चल रहा है आगे, हम उसको कैसे रोकेंगे, पीछे जब खींचेंगे तभी तो रुकेगा। तो पीछे खींच रहे हो मगर अभी भी वो चल किधर रहा है, धीरे धीरे ना रुकेगा। तो धीरे धीरे अभी आगे चल रहा है, तो फोर्स पीछे है बट रुक चल किधर रहा है वो आगे। तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे, वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। तो ठीक लिखेंगे क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अप्लाइड ब्रेक, ठीक है। अब इसको जल्दी से छापो, मैं मिटाता हूँ इधर का, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। वर्क डन ये सब पढ़े हो, बेसिक है। बाकी हमें मेन मुद्दा है थोड़ा ग्राफ वाला पढ़ लेते हैं, ग्राफिकल फिर न्यूमेरिकल करते हैं। ग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा वर्क डन में।
हो गया। नोट कर लिया। अब वर्क तो हो गया मेरा, अब इसमें यूनिट देख लो, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला मिला है एफ डॉट डी, मतलब एफ डी कॉस थीटा। ठीक, ये मेन फॉर्मूला यही है। फोर्स की यूनिट कितनी होगी? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर, यही होगी, न्यूटन मीटर। अच्छा, फोर्स होता कितना है? मास इनटू मास की यूनिट, और एक्सेलेरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हम इस यूनिट को केजी मीटर, ध्यान से देखना, सॉरी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनटू में, तो क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा? समझ रहे हो? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल, जिसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जे से। तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, और ये तो होती ही है जूल। ठीक, तो लिखने में आप जैसा भी देख लो, यूनिट में हो सकता है ऑप्शन में ये दे दे तो समझ जाओगे कैसे लिखा गया है, ये तो पता ही है। अच्छा, ये कैसी यूनिट होती है? एसआई यूनिट। ठीक, ये इसकी कैसी यूनिट होती है? एसआई यूनिट। बट इसकी सीजीएस यूनिट भी फेमस है, पढ़ा ही होगा आपने। न्यूटन को क्या लिख सकते हो? मीटर को, अरे सेंटीमीटर, और केजी को, मीटर को, और सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, और इसी को क्या अर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अर्ग भी इसकी फेमस यूनिट है। ये दोनों यूनिट कौन सी यूनिट कहलाती है? एब्सोल्यूट यूनिट, जो ज़्यादा यूज़ होती है एब्सोल्यूट यूनिट यही है। बट इसकी एक यूनिट और चलती है, जैसे फोर्स की आपने पढ़ा होगा, एक प्रॉपर यूनिट जो एब्सोल्यूट कहलाती है, और एक इम्प्रॉपर यूनिट, मतलब जैसे केजीएफ, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम वेट, वो पढ़ा होगा। वैसे इसकी एक यूनिट होती है ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगा? तो देखो, जैसे न्यूटन को केजीएफ लिखा गया था,
तो वहाँ पे KGF लिखा गया था या KGM लिखा जाएगा और यहाँ पे GM लिखा जाएगा। तो क्या होती है इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट? पहला होता है किलोग्राम मीटर, जिसको KGM कहते हैं, ठीक है। 1 KGM जो होता है 9.8 जूल के इक्वल होता है। कितना होता है 1 KGM? 9.8 जूल का। और इसकी दूसरी ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है वो ग्राम मीटर होती है। ग्राम मीटर मतलब इसको GM कहते हैं, दोनों अलग अलग है। ये GM मतलब ग्राम नहीं हो गया, ग्राम मीटर हो गया, ठीक है। अब 1 ग्राम मीटर जो होता है वो 980 अर्ग के क्या होता है? इक्वल होता है, 980 अर्ग के इक्वल। ये मतलब CGS में चला जाएगा और ये SI में चला जाएगा, तो ये यूनिट है। अब बात करें डायमेंशन फार्मूले की, तो डायमेंशन फार्मूला कहीं से भी निकाल लो। फोर्स का क्या होता है? MLT-2 एंड डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा? L, तो L मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? ML2T पे -2, ये बन जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। चाहे तो यूनिट से भी निकाल सकते थे, आप खुद देख लो। केजी का क्या हो जाएगा? M और 2 लेंथ है तो L स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड नीचे है तो ऊपर जाएगा तो T पे -2, तो यहाँ से भी निकल सकता था, ठीक है। तो ये बन गया। और डायमेंशन फार्मूला चाहे इससे निकालो चाहे इससे, दोनों से सेम ही आना है, क्योंकि ग्राम का भी M ही होगा, सेंटीमीटर का भी L ही होगा, और S टाइम है तो T ही होगा। तो ऐसा नहीं कि इससे अलग आएगा, वो तो यूनिट है, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला ये होगा, जिसमें मास का डायमेंशन 1, लेंथ का डायमेंशन 2, टाइम का डायमेंशन कितना होगा? -2 होगा, ठीक। नोट कर लो। थोड़ा सा हम इस पे देख लें कि अगर ग्राफ से देते हैं हम तो क्या मिलेगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम ग्राफ बना लेते हैं। जैसे हम समझ लें क्या, थोड़ा सा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स हमने पढ़ा है ना, चलो ठीक है। वर्क डन कैलकुलेशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। सपोज दैट हमारे पास कोई भी ग्राफ दिया है। अभी पहले हम एक एग्जांपल से ले रहे हैं। हमें एक ग्राफ दिया है ये, ठीक है, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, x d जो भी मानते हो, किस में दिया है? मीटर में। और ये हमें क्या दिया है? F जो कि फोर्स है, किस में दिया हुआ है? न्यूटन में, ठीक है। हमसे बोला क्या गया है कि मान लीजिए ये ग्राफ दे दिया मैंने ऐसे। अब सोच के देखो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है ना भाई। आप देख लो क्या फोर्स ऊपर नीचे हो रहा है? एक 5 न्यूटन का अगर ये रहता तो क्या 5 न्यूटन का ही लगा है? डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके कहीं तक जा रहा है। अरे 0 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जा रहा है? कहीं तक जा रहा है ये। तो अगर मुझसे कोई बोले कि मुझे इस ग्राफ से क्या निकालना है? वर्क डन, तो मैं क्या लिखूंगा? वर्क डन होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा है? F, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? तो क्या F इंटू डी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्या अगर ये एक रेक्टेंगल है, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? d, और इसका ब्रेथ कितना है? F। तो क्या लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या यही एरिया हो जाता है क्या? किसका? इस जो कर्व दिया था, ये कर्व, इसके नीचे का एरिया अगर हम निकाल दें तो क्या मुझे मिल जाएगा? वर्क डन। मतलब मैं बोल सकता हूँ एरिया अंडर द कौन सा कर्व? FD कर्व, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, उसके नीचे का एरिया अंडर द FD कर्व क्या गिव द
इंफॉर्मेशन अबाउट क्या, वर्क डन। समझ गए हो? मतलब अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम जो भी कर्व दिया होगा उस कर्व के नीचे का क्या निकाल देंगे, एरिया। जैसे सपोज दैट ये इसी तरह का फोर्स है, मगर हम एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। मान लो मेरा ग्राफ कुछ यूं दे दिया जाए, यूं, तो अब क्या करेंगे, अब थोड़ा ध्यान से देखो। मैं क्या पहले यहाँ पे देखूंगा कि फोर्स कितना है, देखूंगा बस इतना, ये फोर्स F, ये कर्व नहीं है, कर्व यहाँ से स्टार्ट है, मगर मुझे फोर्स तो यहाँ का देखना पड़ेगा ना। तो मैंने देखा F1 है, ठीक है। यहाँ का फोर्स देखूंगा कितना है, F2 है, देख लिया। यहाँ का फोर्स तो सेम वही F1 ही है, दिखाई दे रहा है, और ये तो फिर कांस्टेंट हो गया तो F1 ही रहेगा। बट अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, या d1 लिखे हो तो d1 लिख लो, d1। यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट नहीं, d1 नहीं होगा। अब डिस्प्लेसमेंट आगे चल रहा है, ये फोर्स में नहीं बढ़ा आगे, मगर डिस्प्लेसमेंट में तो आगे बढ़ रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होगा। d3 देखो, इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, और इस पे क्या हो जाएगा, d4। अब एक बात बताओ, इसमें टोटल कितने फिगर बने, फिगर देखो। अब तुम जैसे करना चाहते हो कर सकते हो। एक फिगर, एक ट्रायंगल दिख रहे हो, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, क्या ये पूरा फिगर का एरिया आ जाएगा? क्योंकि अंडर द कर्व लेना है, तो क्या इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया लेना है? तो एक एरिया ये और एक एरिया ये, दो एरिया हो गया, और तीसरा एरिया ये, क्या जोड़ दोगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, टोटल एरिया मिल जाएगा, और वही क्या कहलाने लगेगा, वर्क डन। समझ गए हो? मतलब अगर हम इस पॉइंट को बोलें तो क्या फर्स्ट फिगर है, ये कौन सा फिगर है, सेकेंड, और ये कौन सा है? तो मुझे अगर नेट वर्क डन निकालना है तो क्या हम एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड, क्या टोटल वर्क डन पता चल जाएगा क्या? समझ रहे हो? मतलब अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम एरिया अंडर द कर्व कर देंगे। बट सपोज दैट अभी तो मैंने सब जगह ऐसा फोर्स लिया है जो वेरिएबल ना दिख रहा हो, यहाँ पे दिख गया। बट सपोज दैट मान लो मैं थोड़ा कर्व में लेता हूँ, तो उसमें आइडिया क्या लगाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरा केस ले रहे हैं, ये वर्क डन कैलकुलेशन बाय ग्राफिकल मेथड के अंदर पहला ये दोनों था, अब दूसरा है सपोज दैट ये फिगर मैं दे देता हूँ, ये फिगर दे देता हूँ। ये फोर्स अभी भी देखना, फोर्स इसी पे चल रहा है वाई एक्सिस पे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट चल रहा है इस एक्सिस पे, एक्स या डी जो भी नाम दिए हो। अब बताओ इसमें आइडिया लेके देखो क्या करोगे। अब मुद्दा देखो क्या है, हमने पढ़ लिया है कि हमें कोई भी फोर्स हो, वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, वर्क डन का फॉर्मूला तो यही रहेगा एफ डी, बट कांस्टेंट होगा तो एफ डॉट डी ऐसे रहेगा, और वेरिएबल होगा तो इसी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो सर आपने इंटीग्रेशन क्यों किया, इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया है। जैसे तुम पूछ सकते हो ना कि सर आपने इंटीग्रेशन ये साइन क्यों लिया अगर वेरिएबल फोर्स था तो। मैंने तो बोला बस ना, अपनी दिखाया थोड़े कि क्यों लिया, मैंने तो बता दिया कि इंटीग्रेशन ले लेते हैं। कैसे लिया थोड़ा यहाँ समझो। ये तो समझ गए हो कि जब भी तुम वर्क डन निकालोगे तो किसके अंदर का एरिया निकाल लोगे, एफ डी कर्व के नीचे का एरिया। तो एक बात बताओ, ये एफ डी कर्व है, क्या इसके नीचे का एरिया निकाल लें? अब बताओ एरिया कैसे निकालोगे, मुद्दा यहीं फंस जाएगा। अब इसमें फोर्स कैसा है, वेरिएबल, ये वेरिएबल फोर्स है। अब वेरिएबल फोर्स में ऐसा तो है नहीं कि सर एक बार F1 लगा है तो एक बार F2। देखो ध्यान से, क्या यहाँ हर एक पॉइंट पे फोर्स अलग अलग है क्या? अगर देखो तो F1 F2 F3 F4 F5 क्या हर जगह पे फोर्स अलग है, और डिस्प्लेसमेंट भी हर जगह पे क्या है, चेंज हो रहा है। तो क्या हम करेंगे, यहाँ पे हम एक पतली सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट कर लेंगे, ऐसे एक पतली सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। इस पे फोर्स कितना ले लेंगे, सपोज दैट मान लिया मैंने ले लिया F, और डिस्प्लेसमेंट कितना ले लेंगे, dx। ऐसे ही मैं एक पतला सा और स्ट्रिप कट कर लूं, उसका भी लेंथ कितना ले लूं, dx, और फोर्स ले लूँ। समझ रहे हो? फिर ऐसे पतला सा, और क्या इस सारे स्ट्रिप का अब एरिया निकाल सकता हूं, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या ना, उस स्ट्रिप को जूम करो, अगर वो स्ट्रिप बड़ा काट लोगे तो क्या तुम्हें फिगर ऐसे दिखाई देगा? बताओ क्या ट्रेपिज्म बनेगा? हाँ, ट्रेपिज्म में क्या होती है, दो पैरेलल साइड होती है, तो दो पैरेलल साइड है और दो नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है, ट्रेपिज्म है। क्या इसका एरिया निकाल पाओगे?
निकाल तो लोगे, मगर क्या ये लेंथ और ये लेंथ पता होना चाहिए। अरे क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, या हाइट जिसको तुम बोलते हो, तो सम ऑफ पैरेलल साइड एंड हाइट 1/2 के साथ, यही होता है ना फॉर्मूला। क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड इनटू क्या होता है h। तो मान लो ये a है, ये b है और ये h है, तो क्या लिखोगे फॉर्मूला a + b × h 1/2 के साथ। अब बताओ क्या ये a पता है? नहीं। b पता है? नहीं। ये थोड़ा छोटा है, ये क्या हो गया बड़ा। क्या h तुमने काटा है? हाँ, ये तो dx काटा है, मगर a भी नहीं पता है। मुद्दा यहाँ फंस जाएगा ना। तो हम ऐसा करेंगे ना, एकदम पतला स्ट्रिप कट करेंगे। सोचो पतला करेंगे तो क्या होगा। अगर मैं एकदम पतला स्ट्रिप कट करूँगा तो क्या ये जो लाइन ऐसे तिरछा चल रही थी, अगर बहुत छोटा कट कर दूं तो क्या एकदम लगभग सीधा दिखाई देने लगेगा। तो अब क्या रेक्टेंगल बन जाएगा ये। तो जितना नीचे dx होगा क्या उतना ऊपर dx होगा। और ये लेंथ f है तो इधर का भी क्या होगा f ही होगा। क्या अब एरिया निकालना आसान हो गया। तो क्या f × dx हो जाएगा। अब बताओ ऐसे f × dx क्या सबका स्ट्रिप ऐसे कट करते करते यहाँ से लेके कहाँ से d1 से लेके कहाँ तक d2 तक, d1 से लेके कहाँ तक d2 तक, अगर हम ऐसे पतले पतले स्ट्रिप कट करें और सबके एरिया को जोड़ दें तो क्या नेट एरिया मिल जाएगा। और वही नेट एरिया क्या कहलाएगा वर्क डन। अरे 1 2 3 ऐसे इसमें तो इनफाइनाइट तक जाएंगे ना। तो क्या हम लिखेंगे वर्क डन = f dx। एक था और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या सम होता है, क्या जोड़ना होता है। तो सबको जोड़ दिया आपने, कहाँ से कहाँ तक d1 से लेके d2 तक, बस बन गया फॉर्मूला। समझ गए। तो वेरिएबल होगा तो भी वही कहानी, बस उसमें इंटीग्रेशन आ जाएगा। लिमिट जहाँ से जहाँ तक दिया होगा लिमिट लगा देंगे d1 से लेके d2 तक। ये kgm था, नोट करिएगा फटाक से इसको जल्दी। वर्क तो ख़त्म है, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का टर्म है, बता दे रहे हैं बट क्वेश्चन जल्दी करो। इधर का हो गया है। हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले एक टर्म और देख लो, वर्क डन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये तो बच्चों वाली बात है बट बता लिख दे रहे हैं क्योंकि अब कॉपी में नोट रहेगा आपके। जैसे सपोज दैट मान लो फोर्स दिया है, तो फोर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा Fxi Fyj Fzk। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब उसके 3 कंपोनेंट बनेंगे ना x y z वाले। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा dx dr कुछ भी लेते हो। तो मान लो मैंने dr ले लिया डिस्प्लेसमेंट, तो ds ले लो, बहुत लोग ds ही लिखते हैं। तो ds को क्या लिखेंगे dxi कैप dyj कैप dz k कैप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट एक एक्स एक्सिस में होगा, एक वाई में होगा और एक जेड में, तीनों को जोड़ेंगे तब ना नेट मिलेगा।
तो दो वेक्टर मिल गए। अब बताओ इन दोनों वेक्टर को हमें पता है वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस होता है ना। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये नहीं कि हटा के कॉस थीटा लगा देंगे भाई। अब तुम्हें पता है कि दो वेक्टर ऐसे दिए गए तो इनका मल्टीप्लाई डॉट से होगा ना। तो क्या ऐसे लिखा जाएगा, एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में डॉट, फिर कितना होगा डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब बताना आई आई से होगा, बाकी अनदर के साथ क्या जीरो हो जाएगा, यही होता है ना। जे जे के साथ बस मल्टीप्लाई होगा, अनदर के साथ क्या हो जाएगा जीरो। तो क्या मैं इसको लिखूंगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, यही होगा और ये आ जाएगा वर्क डन। और देखो ध्यान से, क्या ये वेक्टर है, नहीं। क्या इसमें आई जे आ रहा है, नहीं। तो एक ऐसी क्वांटिटी हो जाएगी स्केलर, मतलब वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन दें, नोट कर लो, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। पहले इसमें थोड़ा सा लेवल कम रखते हैं क्वेश्चन का, 2-3 क्वेश्चन पहले कर लो फिर चलते हैं। अ गार्डनर पुश अ लॉन रोलर थ्रू अ distance of 20 meter if apply a force of 20 kg weight in a direction inclined at a 60 degree to the ground, find the work done by him। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बोला है गार्डनर पुश अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इफ अप्लाई अ फोर्स ऑफ 20 kg वेट। ठीक है, 20 kg वेट दे दिया है, ध्यान देना। इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट अ 60 डिग्री, 60 डिग्री से लेके ऐसे चल रहा है। ठीक है, टू द गार्डन फाइंड द वर्क डन बाय हिम, कितना वर्क डन निकालेगा। जी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, जल्दी बताओ, उसका आंसर तो कोई बता लेगा। आ गया। अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स by applying a force 10 Newton, he move a horizontal distance
of a 5 meter and then climb up a vertical distance of 10 meter. Find the total work done by him. जल्दी बताइए दोनों का आंसर। ठीक है, 200 आ रहा है। इंक लेके आओ, चाहे लोहे डाल देना इसमें। 200 आ रहा है कैसे, थोड़ा ध्यान से देखो। 2000 ठीक है, 2000 तो आ सकता है भाई। आपने 20 kg वेट बोला है मैंने, तो यहाँ जी यूज होगा ना। अरे भाई ये 20 ये इम्प्रॉपर यूनिट है, मतलब ग्रेविटेशनल यूनिट में चला जाता है, ये KGF में चला गया, KG वेट में। तो ये फोर्स की यूनिट नहीं है, एक्चुअल यूनिट तो न्यूटन होती है। तो इसको न्यूटन में चेंज करोगे ना, तो 1 kg वेट 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, या 1 kg वेट 10 न्यूटन के इक्वल बोल सकते हो। 9.8 नहीं 10 ले रहे हो तो 10 न्यूटन के इक्वल बोल सकते हो। तो 20 kg वेट क्या 200 न्यूटन के इक्वल होगा, मतलब ये 200 है, फोर्स 200 लग रहा है, एंगल 60 है, और कितना मीटर चल रहा है 20, तो निकालोगे तो 2000 आएगा ना, क्योंकि cos 60 है ना। तो cos 60 ब्रेक करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 200 100 हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई 20 में कर दो, 2000 हो जाएगा, 2000 आंसर आएगा। अगर 9.8 लोगे तो 1960 आएगा। इसको सॉल्व करो, 2 फोर्स हैं और 2 मतलब फोर्स लग रहे हैं 1, और ये मोशन जो है 2 है। एक बार 5 मीटर है अपवर्ड डायरेक्शन में, और 10 मीटर है, नहीं 5 मीटर हॉरिजॉन्टल और 10 मीटर वर्टिकल में, 10 मीटर। आ जाओ। आया, इसका तो मिल गया ना 2000 भाई। F डॉट डी यही होता है ना। देन F कितना है 20 × 10, एंड D की वैल्यू कितनी है 20, और डॉट हटाएंगे तो cos थीटा, और cos थीटा कितना होगा cos 60। देन 20 का 200, 20 इंटू में cos 60 1/2, काट दो किसी को 10, ये 200 होगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2000 जूल। इसमें आएंगे, अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट। ध्यान से देखो, उसने बकेट ऐसे पकड़ के रखा होगा, जाहिर सी बात है बकेट पकड़ा है ना, तो कैसे पकड़ा होगा बकेट। अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ही मूव अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अभी बताओ, देखो बाल्टी अगर पकड़ा है ये कोई बंदा, तो क्या उसका फोर्स नीचे लग रहा होगा, और मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, कितना मीटर का 10 मीटर का, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर नीचे, और मूव अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मीटर है 5 मीटर, ठीक है। एंड देन क्लाइम अप अ वर्टिकल डिस्टेंस, और फिर उसके बाद से वही बाल्टी लेके कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। तो बताओ क्या इतना वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो फोर्स तो नीचे ही रहेगा, अभी ऊपर भी जाएगा तो भी फोर्स किधर रहेगा। तो इस वाले केस में जो 10 मीटर ऊपर गया फोर्स तो नीचे ही रहेगा, तो इसमें तो 180 डिग्री बन गया, मगर इसमें कितने डिग्री का बन गया 90 डिग्री। तो 2 वर्क डन है, तो वर्क डन W1 + W2, तो पहले वाले का तो जीरो हो गया, और दूसरे वाले में 180 मतलब निगेटिव हो जाएगा, माइनस। तो फोर्स कितने का है 10, ये तो क्या -100 हो जाएगा,
समझ रहे हो ना? 10 इंटू कॉस 180, कॉस 180 माइनस होगा, तो क्या ये 100 माइनस में आएगा? ये होगा इतना जो। समझ गए हो ना? पहला पानी की बाल्टी लेके तुम कहीं भी चले जाओ, सीधे जाओ, रास्ता बस सीधा अगर है तो क्या फोर्स तो नीचे लगेगा बकेट पर। उसने बोला है ना बकेट बाई अप्लाइंग अ फोर्स 10 न्यूटन, तो बकेट पे उसने 10 न्यूटन का फोर्स लगा के रखा है, ठीक है? तो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री, जीरो हो जाएगा। दूसरे वाले केस में ऊपर जा रहा है तो ऊपर और फोर्स अभी भी नीचे रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। A force F is equal to I plus 5J plus 7K act on a particle and displace it through कितना? S is equal to 6I plus 9K, 6I plus 9K. Calculate the work done if the force is Newton and displacement in meter. जल्दी बताइए। Calculate the work done in a rising a stone of mass 5 kg and specific gravity 3, lying at the bed of a lake, किसी झील के लेक, मतलब झील है लेक, थ्रू एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है? थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। बताइए, 2 क्वेश्चन है, जल्दी से दोनों का आंसर बताइए कितना आ रहा है। बोला फोर्स ऑफ I plus 5J plus 7K act on a particle and displacement it through 6I plus 9K. Calculate the work done if the force is in the Newton and displacement in a meter. ये तो हो गया होगा। देन वर्क डन क्या होगा? F इंटू एफ डॉट एस, वर्क डन कितना है, फोर्स कितना है? I प्लस 5J प्लस 7K, और यहाँ पे कितना है? 6I प्लस 9K, यही है ना? 9 है ये। अब बताइए, I से I के साथ होगा तो ओनली 6 होगा, J का तो होगा ही नहीं, 0, प्लस 7 का 9 के साथ 63 होगा ना? $69 जूल।
डायरेक्शन होगा नहीं क्योंकि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन है। दूसरा पढ़ो समझो क्या कह रहा है, थोड़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में दे दिया। कैलकुलेट द वर्क डन इन अ राइजिंग a stone of mass 5 kg and specific gravity 3 laying at the bed of a lake through a height of 5 मीटर। समझ गए हो? जैसे देखो एक पत्थर है 5 किलो का, वो एकदम ज़मीन पे रखा गया है किसी झील में, ठीक? उस झील की जो भी है उसकी मास 5 kg और उसकी स्पेसिफिक स्टोन की कितनी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है। स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 3 है। और कहाँ पे रखा गया है? झील के बेड पे। अब बोला गया कि उसको कितने मीटर वहाँ से उठाना है? 5 मीटर। तो वर्क करना पड़ेगा ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में फोर्स तो चेंज होगा, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब कुछ अलग चीज़ है। ये अब मास नहीं दिया उसने, मास देता तो कुछ वेट निकालते हैं, पानी में रखोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हें हल्का फील होगा, बट वो एक्चुअल में हल्का तो होगा नहीं। तो उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में समझो क्या करोगे, जल्दी करो, पढ़ लो। अगर हो जाए तो करो, नहीं तो बताते तो हूँ मैं भी। मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन करा दिया जाए। बात नहीं, जल्दी बताओ। आया इसका आंसर? क्वेश्चन में हाइट दे दिया है, क्यों नहीं आ रहा है? पहले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सुनिए, इधर इसको हटाओ। पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म हमने पढ़ा है, तो फ्लूइड चैप्टर तो अभी पढ़े नहीं हो, ठीक है, बट फिर भी फ्लूइड चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में पहले देखो क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल होता है जो उसका मास हो एयर में अपॉन जब पानी में उसको डालो तो उसने कितने मतलब मास जो है पानी को वहाँ से उतना उसका कुछ वॉल्यूम है ना उस सॉलिड का, तो पानी में डालोगे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े होगे ना कि उसने उतने पानी को डिस्प्लेस किया, तो कितने वॉल्यूम वाले पानी का मास वहाँ से हट गया, रिमूव हुआ, उसका वॉल्यूम अपना डिवाइड कर देते हैं। मतलब हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है क्या? मास इन एयर, मास इन एयर जो कि दिया है कितने केजी का है? 5 kg, ठीक है। स्टोन इज राइजिंग अ 5 kg मास, तो ये 5 kg हवा में है, ठीक है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 लेइंग, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी है? 3। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, अब कितना वॉल्यूम वहाँ से वो हटाएगा पानी का, समझ गए? कितना वॉल्यूम वहाँ से हटाएगा, तो मास ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस यही निकालना था, क्योंकि यहाँ से आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 मास इन एयर, कितना हो गया? 5, और जितना ये वॉल्यूम वहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये लिख दे रहे हैं मास ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस, जितना वो लिक्विड की डिस्प्लेस करेगा वॉल्यूम वहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। मास ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हुआ? 5/3। अरे इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा 5/3, ठीक है। अच्छा, ये मास ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस है ना, अब इसको अगर तुम्हें पता है मतलब इसको केवल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया है वो हमने निकाला है, तो मास की बात अगर कर रहे हैं ना तो उसको केजी में नहीं लिखेंगे, किस में लिखा जाएगा? केजी वेट में, इम्प्रॉपर यूनिट में आता है ये केजी वेट में आता है। अब एक बात सुनो, हम केजी वेट में ये तो चलो ठीक है समझ गए हैं, अपेरेंट वेट उसका पानी में अब कितना पता चलेगा?
मैं आपसे पूछूं उसका एपरेंट वेट कितना पता चलेगा? तो जितना पानी का वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया क्या उतना ही अब थ्रस्ट लगाएगा? अरे भाई पानी में डालोगे पेन तो उतना वॉल्यूम पानी हटा देगा, तो उतना ही तो अब थ्रस्ट लगेगा। तो एक्चुअल वेट उसका कितना था? 5, और 5 में से 5/3 kg वेट अब थ्रस्ट फील होने लगेगा उसको, क्योंकि इतना ही पानी हटाया है। तो क्या 5 माइनस 5/3 कर दें, ये kg वेट में आ जाएगा। समझ गए? तो 5 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15 से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 10/3 kg वेट। ये इसका एपरेंट वेट होगा, और यही पानी में हमें इतना ही वेट को हटाने के लिए फोर्स लगाना है। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि उसका वेट, उसका मास 5 है तो 50 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाएंगे, पानी में डालने के बाद से वो हल्का हो जाएगा, तो अब हल्का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो 10/3 kg वेट का हो गया वो। अब ये अपरेंट वेट है, तो क्या हम यहाँ से अब इसी के बराबर वर्क डन करेंगे? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा। तो एफ डॉट हटा देते हैं, क्योंकि देखो ऊपर इसको खींच रहे हैं, माइनस में तो आना तय है, क्योंकि वर्क डन तो नीचे होगा और खींच किधर रहे हो? ऊपर। तो माइनस साइन समझ लेना कि माइनस में ही आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं, मैं मैग्नीट्यूड केवल निकाल रहा हूँ। तो एफ इंटू डी लिखता हूँ। एफ की वैल्यू कितनी है? 10/3। ध्यान से देखो, वेट यही है ना, तो m हो गया 10/3। अब ये वेट है सर, केजी वेट, इम्प्रॉपर यूनिट, क्या न्यूटन में लाएंगे ना इसको? वेट हमेशा न्यूटन में होगा, तो क्या 10 से मल्टीप्लाई कर दें 9.8 से? तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हो आप? 5 मीटर। बस सॉल्व कर दीजिए। 500/3 होगा? अरे 10 100, 5 500/3, 3 से काट दो, 3 बन जा 3, और 2 बचेगा, 3 छके 18, और फिर यही जाएगा ना। ये आएगा वर्क, ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है। बस इसमें ये बात समझना था स्पेसिफिक ग्रेविटी का, और इसके जो ये आंसर आएगा ना, मास जितना डिस्प्लेस किया वो केजी वेट में ही आएगा। हमेशा इम्प्रॉपर में आता है, क्योंकि वहाँ जब तुम पढ़ोगे क्या नाम है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो वहाँ समझ में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम का केस है और उसको मास में रखा गया है, तो इम्प्रॉपर यूनिट में ही देगा वो। 166.6 आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 9.8 लेके किया, उसका आंसर आ रहा है 164.4 जूल। सही है, नोट कर लीजिए। थोड़ा डेंसिटी के टर्म में भी एक क्वेश्चन ले लो। अ क्लस्टर ऑफ क्लाउड at a height 1000 meter above the earth burst and enough rain fell to cover area of 10 to the power 6 meter square with a depth of 2 centimeter. How much work would have done in a rising water to the height of cloud?
क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला है क्लस्टर ऑफ द क्लाउड, मतलब एक बड़ा सा बादल जो है कितने मीटर हाइट पे है, 1000 मीटर एबव द अर्थ से। ब्रस्ट एंड ईरफ रेल फेल टू कवर, मतलब वो एक बार क्या हुआ, ब्रस्ट हो गया, वहाँ से बादल कहते हैं ना, फट गया, बादल फट गया। तो जो बादल फट गया वही है ब्रस्ट एंड इनफ रेन, वहाँ बहुत अचानक से बारिश हो गया और कितना एरिया वो कवर कर दिया पानी, 10⁻6 मीटर स्क्वायर विद द डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का डेप्थ जिसका था उस एरिया को। हाउ मच वर्क वुड हैव बीन डन इन राइजिंग अ वाटर टू द हाइट ऑफ द क्लाउड। समझ रहे हो क्या लिखा है, लास्ट वाला क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है। हाउ मच वर्क वुड हैव बीन डन, कितना वर्क हुआ होगा, इन राइजिंग अ वाटर टू द हाइट ऑफ द क्लाउड, उतने क्लाउड बनाने के लिए बादल, पानी नीचे से ऊपर गया होगा ना, तभी तो वहाँ बादल बना है। कितने मीटर ऊपर गया है वो, 1000 मीटर हाइट पे है। 1000 मीटर हाइट पे जाने के लिए पानी को कितना वर्क करना पड़ा होगा, हमसे यही पूछ रहा है, निकालिए, कर लीजिए। अभी तुमने ग्राफिकल क्वेश्चन दिया ही नहीं, जल्दी करिए, ग्राफ से क्वेश्चन एक आध। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? क्यों भाई, आप तो वर्क डन बस पढ़े हो ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन केवल वही आएगा। देखो है बहुत आसान, ऐसा नहीं कि मैं इसमें बहुत टफ लेवल का बता दिया हूँ, ये क्वेश्चन दे दिया। तुम खुद सोचो, जैसे मान लो, बस ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, ये एक बर्तन है, ठीक, अब यहाँ पे कोई ऐसे बादल है, ये बर्तन में बादल या जो भी यहाँ पे पैकेट पानी का है ये गिरा और ये पूरा बर्तन भर गया, पूरा, एक भी बूंद बाहर नहीं गया है। इसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और एरिया मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों मिला के एरिया कितना दे दिया है, 10⁻6 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से कितने दूरी पे है, 1000 मीटर, ये दिया है ना। एरिया है इसका कितना, 10⁻6 मीटर स्क्वायर, और ये है पूरा 2 सेंटीमीटर। अब बताओ, तुम खुद सोचो, हमसे पूछा गया वर्क, तो वर्क सर हम निकालेंगे तो वर्क होगा किस चीज़ का, पानी को यहाँ से यहाँ ले जाने में, तो वर्क डन होगा कितना, फोर्स इनटू, ये तो ठीक है फोर्स, मुद्दा ये दिक्कत है, 1000 तो दिख रहा है मगर फोर्स नहीं दिख रहा है सर। अब पानी है ये, देखो यही पानी ऊपर गया है, तो ये पानी जब ऊपर गया तो वेट ही तो इसका होगा, वेट ही तो इसका वर्क मतलब फोर्स कहलाएगा। तो वेट निकालने के लिए क्या m इंटू जी करेंगे, इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा। डिस्प्लेसमेंट सपोज दैट मैंने h ले लिया, अरे हाइट पे है तो ये h ले लिया, mgh। अब बताओ m क्या है सर, फंस गए, m निकाल सकते हो भाई, एरिया दे रखा है, दे रखा है, डेप्थ दे रखा है, तो क्या वॉल्यूम पता चल जाएगा इस कंटेनर का, और वॉल्यूम पता चल गया तो क्या डेंसिटी पानी का पता है, तो मास निकल जाएगा। अरे पानी की डेंसिटी 1 होती है, तो खत्म, मास मिल गया, जी तुम्हें पता है, एच पता है, रख दो, निकल गया। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, वहां तक पहुंचो तो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम निकल गया तो मास इज इक्वल टू, तुमने पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी पानी का 1 ले लीजिए, अगर सीजीएस में होगा तो 1000, एसआई में होगा तो 1, यही होता है, सीजीएस में होता है तो 1000 लिया जाता है, और अगर एसआई यूनिट में जो सारी चीज़ें लिए हो तो इसको भी 1 लोगे, तो 1 इंटू वॉल्यूम जो भी निकाला है अपने, तो एरिया इंटू ये सेंटीमीटर में है, इसको चेंज कर लो मीटर में, मल्टीप्लाई करके निकाल लो, बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व कर लोगे ना अब इसको, क्वेश्चन में दे रहा हूँ दूसरा।
अब उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। बता दे उसको, आंसर आ गया ना, समय मत लगाइए भाई। नहीं आया। वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच लिख दिया, एम निकालो पहले। क्या हुआ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना, एस 1 होता है ना, एक बार थोड़ा कंफर्म कर लेना भाई, रुको। ये सेंटीमीटर में दिया है मीटर में, तो सी जी एस लो या एस आई दोनों ले सकते हैं, बट ये मीटर में दिया है, 2 मीटर है तो चलो हम इसको एस आई में ही लेंगे। तो एस आई में लेंगे तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा एरिया 10⁻6 एंड 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा ना। ये लेंथ है, ब्रेथ जो भी तुमने इसको हाइट माना, तो क्या 2 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ये वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी ही मुद्दा फंसा रहा है थोड़ा, एक बार हम अच्छा आंसर अभी चेक कर लेते हैं, अगर आंसर सही आएगा तो। एक्चुअल में देखो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये एसआई में लिखा होता है। और डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सीजीएस में होता है। उल्टा मैंने वर्ड बोल दिया था। ठीक है, अभी आंसर चेक कर लेंगे, अगर आंसर सही आएगा तो बात सही होगा, और क्या। इन दोनों में से कोई ले सकते हैं, पहले 1000 लेते हैं, जहाँ मुझे ये लग रहा है ये सही होता है। तो हाँ 1000 ही होता है भाई, 1000 डेंसिटी हो गई, और वॉल्यूम कितना निकाला है 2 इंटू 10⁻4, कितना आएगा 2 इंटू 3 और 4 7 हो जाएगा। ये मास आ गया, केजी में आएगा क्योंकि सीजीएस यूनिट है, मास मिल गया। अब बताओ क्या मैं वर्क डन mgh लिखा था, क्या ये लिखा था, तो मास मिल गया 2 इंटू 10⁻, जी की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 1000 मतलब 3, 7 3 10 और 1, आंसर यही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 10⁻11 जूल, 2 इंटू 10⁻11 जूल, ठीक है। 1.96 इंटू 10⁻11 यही आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1.96 इंटू 10⁻, आ सकता है ना। अरे जी की वैल्यू क्या ले लो, तो 9.8 2 जा 196 होता है, तो 1.96 इंटू 10⁻11, मतलब ये सही है। अगर एसआई यूनिट होगा तो वाटर की डेंसिटी है, सीजीएस यूनिट होगा तो ये, ठीक है। याद रखना, ये गड़बड़ मत करना, लिखिएगा। A 2 kg particle start at the origin and move, origin है ये, origin and move along the positive x-axis, positive x-axis. The net force acting, the net force acting on it measured at a interval, at a interval of 1 meter, interval of 1 meter. The net force acting at the interval of 1 meter is 27 point है, 27.9, 28.3 कॉमा दे दे के 30.9, 34.0, 34.5 कॉमा 46.9 कॉमा 48.2 कॉमा 50.0 कॉमा 63.5 कॉमा 13.6 कॉमा 12.2
एंड 32.7, 46.6 एंड 27.0 ये पॉइंट है इन अ न्यूटन। ये सारे फोर्स हैं इन अ न्यूटन। व्हाट इज द टोटल वर्क डन? जल्दी बताओ। वर्क डन ऑन द पार्टिकल, हाँ सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। ये तो पता ही है ना वर्क डन क्या, W1 प्लस W2 प्लस W3 ऐसे निकालेंगे ना। और वर्क डन क्या होता है, FD होता है, तो एक्स एक्सिस पे लग रहा है और जाहिर सी बात है FD होगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो सबका ये है और डिस्प्लेसमेंट सब में कितने इंटरवल का दिया है 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट तो सबका 1 ही बन जाएगा। तो बस इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो बस सबको जोड़ दो, जोड़ के वही नेट बता दो, जोड़ दो फटाक से, सबको जोड़ देना है, कोई बता लेगा। नेक्स्ट, अ बॉडी फ्रॉम अ, फिगर ही बना लो डायरेक्ट, ये क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सब क्वेश्चन फिगर से ही है इसमें। हाँ 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 बस बोल दे रहे हैं, वो समझा देंगे क्या दिया है। एक लाइन बस लिखा है, 2 लाइन लैंग्वेज में कुछ आ रहा है। ये D है और ये F है। यहाँ पे है आपका 10, यहाँ पे है आपका 5 और जस्ट यहाँ पे है आपका 15, यहाँ पे है आपका 4, बात नहीं 3, 2 अभी बताया हूँ ऐसा सेम 1, और यहाँ पे है आपका 5 और यहाँ पे है आपका -15, ये यहाँ 10 होगा, ये यहाँ -5 होगा यहाँ। क्वेश्चन में बोला एक बॉडी मूव कर रही है A पॉइंट से लेके कहाँ तक, B पॉइंट तक, A to B, मतलब ऐसे ऐसे। अब ये फिगर में ऐसे ऐसे दिख रहा है, ग्राफ में अ बॉडी मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट A to B अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स वेरिंग इन अ मैग्नीट्यूड एज सोन इन अ फिगर। मैग्नीट्यूड बार बार वेरी कर रहा है ना इसका, वेरिंग इन अ मैग्नीट्यूड एज सोन इन अ फिगर। बोला ऑब्टेन द वर्क डन, फोर्स इज एक्सप्रेस इन अ न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इन अ मीटर। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में और फोर्स को न्यूटन में दिया गया है। वर्क डन कैलकुलेट करिए, जल्दी बताइए इसका आंसर कितना आएगा। उसका तो कर लिए होगे ना, सबका जोड़ दिया ना, कितना आया, जोड़ दिया है, यही लास्ट है ना। 6, 12, 13, 15, 21, 26, 28, 37, 42, 51, 54, 63, यही पहला 3 आया है लास्ट में। 196, 496 पॉइंट यही आया है भाई, चेक कर लेते हैं, बता देते। 496.3, ठीक है, सबको जोड़ लेना भाई, 496.3 जोड़। बताओ इसका आंसर जल्दी बोलो, आंसर बोलिए आया कितने फिगर, 1, 2, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से एक फिगर और बना सकता हूँ, ये 1 और ये पूरा नीचे का बन गया 2, समझ गए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको आसान लगे। अब देखो थोड़ा, 1 क्या रेक्टेंगल है, लेंथ 10, ब्रेथ 2,
अरे ये एक, ये दो, तो दो होगा कि एक? ध्यान से देखो, वर्क डन 1 फिगर, वर्क डन 2, वर्क डन 3, वर्क डन 4, 4 वर्क डन निकालने हैं ना, तब तो नेट आएगा। अब बताओ वर्क डन निकालने के लिए क्या एरिया ऑफ 1 निकालोगे? एरिया ऑफ 4, चारों का, पहले का एरिया बताओ। लेंथ कितना है इसका? अरे लेंथ है कितना है 10, और ब्रेथ कितना है 1। ध्यान देना, 2 लिखा है तो 2 नहीं, 1 से स्टार्ट है ना, तो 2 - 1 1 ही होगा ना, तो 1 प्लस एरिया ऑफ 2। एरिया ऑफ 2 मतलब ये पूरा फिगर मैंने लिया है इतना, तो क्या ये ट्रैप कहलाएगा? ट्रेपिज्म होगा। और ट्रेपिज्म का एरिया कितना होता है? अभी लिखा था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम को हाइट कहा जाता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड देखो ध्यान से, क्या ये और ये पैरेलल है? तो इसकी हाइट कितनी है 10 और इसकी 15, तो 1/2 क्या 25 हो जाएगा, इंटू डिस्टेंस, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस क्या यही है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। समझे हो? प्लस अब इसमें आओ, क्या ये ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल ट्रेंगल क्या हाफ बेस इंटू हाइट, क्या यही होगा? प्लस अब ये भी राइट एंगल ट्रेंगल है, मगर ध्यान से देखो नीचे है तो साइन क्या लगा देंगे? माइनस। समझ रहे हो? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो साइन क्या लग जाएगा? माइनस। राइट एंगल ट्रेंगल है तो इसमें भी हाफ बेस कितना है 1, और हाइट कितना है? यही ना निगेटिव है, तो इसी वजह से तो देखो प्लस से रहा होगा। एक्चुअल में ये जो फोर्स है क्या डाउनवर्ड हो गया तो निगेटिव हो गया ना, तो माइनस आया होगा, तो क्या माइनस लगा देंगे, तो -15। क्या ये पूरा इससे कट गया? अरे एक प्लस में और एक माइनस में, बस यही बचा है, जोड़ दीजिए। 10 + 12.5, अरे 12.5 होगा, 22.5 जूल। ठीक है, 22.5 जूल आंसर आ रहा है। ठीक है, अब मैंने करा दिया ऑलमोस्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस करना इस पे, ग्राफिकल में बहुत आसान होता है, कुछ करना नहीं है। इंटीग्रेशन वाला एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, स्टार्ट करूंगा एनर्जी नेक्स्ट जब भी टर्न है हमारा। पढ़ के आइएगा। किसका क्लास है?